हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो लास्ट वाले चैप्टर में इसमें टॉपिक में हमने पढ़ा था ऊष्मागतिकी अवस्था के चर के कुछ टाइप्स पढ़े थे, जिसमें 2 टाइप्स अपन लेके चले थे। उस टाइप्स के बारे में कल भी बताया था मैंने कि अपन इस वाले लेक्चर के अंदर इसकी डिस्कस करेंगे। तो ऊष्मागतिकी अवस्था, ऊष्मागतिकी अवस्था चर के प्रकार, ऊष्मागतिकी अवस्था चर के प्रकार, ऊष्मागतिकीय अवस्था चर के प्रकार। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो यहां पे अपन ने 2 टाइप्स के पढ़े थे। सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे, अपन ने पढ़ा था विस्तीर्ण चर, बराबर, विस्तीर्ण चर। एक्सटेंसिव, ठीक है। सेकंड बात करेंगे इंटेंसिव की, जो अपन ने पढ़ा था गहन चर। डेफिनेशन दो की मैंने कल लिखवा दी थी। इंटेंसिव, ठीक है, विस्तीर्ण चर और गहन चर दोनों के डेफिनेशन कल लिखवा दी थी। वापिस एक बार बता देता हूं। विस्तीर्ण चर किसको बोलते हैं? ऐसे चर जिनका किसी निकाय से एक से अधिक हिस्सों में बांटने पर वह बदल जाते। भाई ऐसे चर जो यदि निकाय को एक से अधिक हिस्सों में बांट देते हैं तो वह आपस में बदल जाते हैं, तो विस्तीर्ण चर कहलाते हैं। यदि मैं यहां पे विस्तीर्ण चर की बात करूंगा, पहला पॉइंट, विस्तीर्ण चर, तो इस पे लिखा था मैंने ऐसे चर जिसमें किसी निकाय को एक से अधिक भागों में बांटने पर ऐसे चर जिनमें किसी निकाय को एक से अधिक भागों में बांटने पर बदल जाते, विस्तीर्ण चर कहलाते हैं। एक्सटेंसिव, विस्तीर्ण चर कहलाते हैं। बराबर, ये अपन ने लास्ट में बात की थी। विस्तीर्ण चर जिनको एक से अधिक भागों में बांटने पर बदल जाते हैं तो विस्तीर्ण चर कहते हैं। एग्जाम्पल में अपन ने बोला था, एक तो वॉल्यूम की बात की थी, द्रव्यमान की बात की थी, और एक अपन ने यहां पे लेके चले थे एग्जाम्पल में, एक तो वॉल्यूम था आपके पास, आयतन, एक उसकी आंतरिक ऊर्जा और एक उसका द्रव्यमान, जिसको अपन यदि दो भागों में बांट देते वो अपने पास चेंज हो जाते। सेकेंड अपन ने बात की थी यहां पे गहन चर की, गहन चर, इंटेंसिव, गहन चर। और गहन चर के अंदर अपन ने बोला था ऐसे चर, ऐसे चर जिनमें किसी निकाय को एक से अधिक
भागों में बांटने पर बदलते नहीं है। बदलते नहीं हैं, गहन चर कहलाते। कौन से चर कहलाते? गहन चर कहलाते हैं। ठीक है, ये अपने पास गहन चर होते हैं। अब दोनों की थोड़ी बात समझ लेते हैं। इसके एक एग्जांपल की बात की तो इसका एग्जांपल अपने पास दाब, ताप, घनत्व। एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल होते हैं दाब, ताप और घनत्व। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई ये दोनों कहना क्या चाहते हैं, ये दोनों डेफिनेशन अपने पास कहना क्या चाहती है। तो यदि किसी निकाय को लिया गया, अपन ने बोला यहां पे यदि मैंने एक निकाय लिया, कोई भी एक निकाय लिया गया, जिस निकाय के अंदर कुछ पदार्थ भरा पड़ा है, गैसेस भरी पड़ी है, कुछ मैटर भरा पड़ा है। यदि इस निकाय के अंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ ताप होगा, दाब होगा, प्रेशर होगा, बराबर, उसका घनत्व भी है। तो यहां पे इस निकाय को अपन ने लिया, इसके अंदर ये बहुत सारी गैस के अणुज वगैरह भरे पड़े, ये निकाय है अपने पास। यदि यहां पे बात करेंगे तो इसका मैंने क्या बोला, कुछ प्रेशर होगा, कुछ दाब होगा, कुछ तापमान होगा, इसकी डेंसिटी होगी, इसका वॉल्यूम होगा, इसका कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, इसका कुछ मास होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। यदि अपन ने दो यहां पे विस्तीर्ण चर और गहन चर के बारे में बात की है, यदि बोलेंगे इसी मान लो इसी निकाय को मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूं, इसी निकाय को यदि मैं दो बराबर भागों में बांटता हूं, तो इस निकाय के अंदर यदि मैं बोलूंगा इस निकाय के अंदर ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। यदि मैं इस निकाय के अंदर बोलूंगा तो इस निकाय के अंदर अपने पास दाब भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसकी डेंसिटी है अपने पास, इसके कुछ इंटरनल एनर्जी सोर्स भी होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर है भाई, बराबर। यदि इस निकाय के अपन ने दो अवस्थाओं में इसको बांटा है, विस्तीर्ण चर और गहन चर। यदि इसी निकाय को, इसी मास एवं द्रव्यमान के निकाय को यदि मैं दो बराबर भागों में बांट देता हूं, तो इसमें कौन कौन से ऐसे चर होंगे जो चेंज हो जाएंगे और कौन कौन से ऐसे चर होंगे जो चेंज नहीं होंगे। तो यहां पे यदि बात करते हैं दो भागों में बांटने पर, मान लो ये दो भागों में, दो हिस्सों में इसको अपन ने बांट दिया, ठीक है, ये दो हिस्सों में अपन ने इसको बांट दिया इसी निकाय को, ठीक है। ये दो हिस्सों में इसको अपन ने बांट दिया, ठीक है। ये पिस्टन ऊपर की तरफ, ये पिस्टन बना दिए गए हैं दोनों के। ये दो भागों में बांट दिया, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे यदि ये दो बराबर भागों में अपन ने इसको बांट दिया है, ठीक है, इसी निकाय को फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। मतलब इसमें अभी कौन कौन से यदि बात करेंगे तो कौन कौन से चर जो होते हैं यदि दो भागों में, दो अलग अलग हिस्सों में बांटने पर चेंज हो जाते हैं, तो अपन ने क्या लिखा है कि V। यदि वॉल्यूम की बात करेंगे, देखो इस निकाय का वॉल्यूम देखो, इसका यदि वॉल्यूम देखने जाएंगे तो ये दो बराबर भागों में इसका वॉल्यूम बढ़ गया V1 एंड V2। यदि इसके वॉल्यूम की बात करेंगे ये सेम है, और इसके वॉल्यूम की बात करें दो बराबर भागों में बढ़ गया है। सेकंड बात करेंगे मास, यदि इसके मास की बात करेंगे ये टोटल मास अपने पास सेम है, लेकिन इसका मास यदि बात करेंगे तो M1 है
और इसका मास यदि बात करेंगे तो m2 है अपने पास। क्लियर? इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी दोनों की चेंज हो जाएगी। आंतरिक ऊर्जा इस निकाय के द्वारा यदि मैंने इसको बांट दिया ना, दोनों की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, U1 एंड U2, ये दोनों चेंज होगी। इन तीनों को यदि ये बात के जो बदल जाते, इसको अपन ने क्या बोला था? विस्तीर्ण चरण। भाई इसको क्या नाम दिया था अपन ने? विस्तीर्ण चरण। क्लियर? एक और बात करते हैं कि यदि गहन चर किसको बोला था? इंटेंसिव। कि यदि किसी निकाय के यदि दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है लेकिन बदलते नहीं है, बराबर, तो कैसे होगा? जैसे प्रेशर, दोनों के प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर वही रहेगा। यदि मैं दोनों के ताप की बात करूंगा, टेम्परेचर नहीं, बराबर, जो यहां पे टेम्परेचर दो बराबर भागों में टेम्परेचर सेम रहेगा, बराबर। यदि मैं यहां पे डेंसिटी की बात करूंगा, डेंसिटी नहीं, ये भी नहीं बदलती। क्लियर? तो ऐसे जो चर होते हैं ये अपने पास कि कौन से चर क्या रहते हैं? गहन चर, जिनको इंटेंसिव नाम दिया गया है। तो यहां तक अपन ने दो अवस्थाओं, क्या ऊष्मागतिकी की अवस्था के चर अपन ने यहां पे क्लियर कर लिए दोनों। अगला अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगले टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक अपने पास है ऊष्मागतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या बात करेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। यहां पे अगली बात करेंगे ऊष्मा गतिकी प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक्स ठीक है। ये अपने पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करेंगे अपन। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर अपन ने सबसे पहले बात करेंगे स्थैतिक कल्प प्रक्रम। सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट आता है स्थैतिक कल्प। स्थैतिक कल्प, ठीक है, क्वासी स्टेट प्रोसेस, स्टेटिक प्रोसेस, क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। इसकी अपन बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये अपने पास क्या होता है। यदि स्थैतिक कल्प को लेके चलते हैं तो स्थैतिक कल्प होता क्या है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें स्थैतिक कल्प में बात करेंगे सभी ऊष्मागतिकी प्रक्रमों का अध्ययन साम्य अवस्था में ही किया जाता है। जितने भी ऊष्मागतिकी प्रक्रम अपन बात करेंगे तो वह साम्य अवस्था में ही इनको अध्ययन कर सकते हैं अपन, ठीक है। यदि किसी निकाय के चरों में परिवर्तन अत्यधिक धीमी गति से हो तो निकाय की साम्य अवस्था बनी रहती है तथा भंग नहीं होती। ऐसे प्रक्रम को स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। यदि कोई भी निकाय, ऐसा निकाय अपने पास है जिसकी साम्य अवस्था के परिवर्तन, यदि निकाय के चरों के परिवर्तन की बात करेंगे तो वह अत्यधिक धीमी गति से होता है, तो निकाय की साम्य अवस्था बनी रहती है और भंग नहीं होती। ऐसे प्रक्रम को स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लो एक निकाय लिया जिसका T1 ताप है, यदि उसको ऊष्मा प्रवाहित की गई, T2 ताप बाहर का है, तो यहाँ पे यदि T2 अपन बोलेंगे ग्रेटर देन टू T1 है, बराबर, तो अपन ये बात कर सकते हैं कि इसकी जो स्थिति होती है वह अपने पास बहुत धीमी गति से होती है। उसके चरों के जो परिवर्तन होता है बहुत अत्यधिक धीमी गति से होता है, वो निकाय की साम्य अवस्था स्थिति बनी रहती है भाई, बराबर। तो ऐसे प्रक्रम स्थैतिक कल्प प्रक्रम में आते हैं जो भंग नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन पर लिखेंगे कि ऐसे निकाय की बात की गई, ऐसे निकाय जिनकी चर में परिवर्तन अत्यधिक धीमी गति से
अत्यधिक धीमी गति से होता है। ठीक है, चर में जो परिवर्तन होता है वह अत्यधिक धीमी गति से होता है। तो निकाय की जो साम्य अवस्था होती है, तो निकाय की समान अवस्था बनी रहती है। बराबर, ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहा जाता है। ऐसे प्रक्रम को स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम को स्थैतिक कल्प प्रक्रम कहते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा जाता है। बराबर, तो यहां पे बात करेंगे स्थैतिक कल्प की। तो स्थैतिक कल्प अपन ने बताया जिसका प्रोसेस, चरों का जो परिवर्तन का जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा धीमी गति से रहता है। पी टी चर अपन ने जस्ट पहले गहन और विस्तीर्ण दोनों चरों की बात कर ली है। तो ऐसी गैस पर विचार कीजिए जो अपने परिवेश से तापीय और यांत्रिक रूप में साम्य में हो। भाई ऐसी गैस पे विचार करना है, ऐसी गैस पे अपन को बताना है जो परिवेश से तापीय और साम्य यांत्रिक रूप से साम्य में। ऐसे स्थिति में गैस का दाब बाह्य दाब के बराबर होगा, इसका ताप वही होगा जो परिवेश का होगा। भाई अपन ने इसके अंदर ये क्या कहना क्या चाहता है कि मेरे को ऐसी गैस या ऐसे कुछ पदार्थ के बारे में बात करना है जिसका यदि मैं बोलूंगा यांत्रिक भी साम्य हो और अपन बोल सकते हैं कि भाई उसका ताप भी साम्य हो। बराबर, दोनों अवस्था साम्य। तो बाहर का जो प्रेशर होता है वही उस निकाय का प्रेशर होना चाहिए, बाहर का जो तापमान होता है वही उस निकाय का टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे बाह्य दाब को एकाएक कम कर देते हैं तो मान लीजिए बर्तन में लगे गतिशील पिस्टन से बाहर हटा लेते तो पिस्टन बाहर की ओर त्वरित होगा। यदि बाहर हटा देंगे तो पिस्टन कहां जाएगा? बाहर की ओर त्वरित होगा। प्रक्रम की अवधि में गैस उन अवस्थाओं से गुजरती है जो साम्य अवस्थाएं नहीं है। असाम्य अवस्था को सूचित दाब व ताप नहीं होता। इसी प्रकार यदि गैस और इसके परिवेश के मध्य सीमित तापांतर है तो उष्मा का विनिमय द्रुत गति से होता है। इस प्रकार में गैस असाम्य अवस्था से गुजरती है। भाई जितनी भी यदि अचानक से आप प्रोसेस करोगे तो वो असाम्य अवस्था में आ जाएगी। गैस संतुलन की अवस्था में पहुंच जाएगी जिसमें संशोधित ताप और दाब परिवेश के ताप के दाब के बराबर हो जाएगा। निर्वात में गैस का स्वतंत्र प्रसार तथा विस्फोटिक रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाली गैसों का सम्मिश्रण ही ऐसे उदाहरण जिसके निकाय असाम्य अवस्था से गुजरता है। यदि विस्फोटिक रासायनिक अभिक्रिया जो अपन बात करते हैं ना वह किन वजह से होता है तो ये एक अच्छा उदाहरण है इसका, निकाय की असाम्य अवस्था। लेकिन अपन को यहाँ पे निकाय की साम्य अवस्था के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अपन ने इसका कहने का मतलब ये होता है स्थैतिक कल्प प्रक्रम का कि ऐसे प्रक्रम की बात की गई है जिसमें जो प्रोसेस होता है वह बहुत धीमी गति से होना चाहिए। बराबर, वो सामान्य अवस्था में बनी रहती है। तो ये अपने पास एक प्रक्रम स्थैतिक कल्प प्रक्रम माना जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम स्थैतिक प्रक्रम कहते हैं जिसके देखो जिसके हर चरण में निकाय एक साम्य अवस्था में है। ऐसा प्रक्रम सिद्धांत अनंत रूप से धीमा होता है। इसको स्थैतिक कल्प लगभग स्थिर। स्थैतिक कल्प का मतलब ही एक ही चीज होती है। इसको यदि मतलब डिनोट करने जाएंगे ना इस स्थैतिक कल्प तो इसका मतलब होता है लगभग स्थिर। लगभग स्थिर प्रोसेस, स्थिर प्रोसेस बोलो, स्थिर प्रक्रम बोलो। बराबर, वह स्थैतिक प्रक्रम कहलाता है। यह निकाय अपने चरों पी टी वी को इतनी धीमी गति से परिवर्तित करता है ये पूरी अवधि में अपने परिवेश से तापीय और यांत्रिक साम्य में रहता है। किसी स्थैतिक प्रक्रम के हर चरण में निकाय के दाब और उसके बाह्य दाब का अंतर अत्यंत छोटा होता है। बराबर, तो स्थैतिक कल्प का मतलब यही रहता है। यदि असाम्य अवस्था होती है तो अपन ने पहले ही यहाँ पे बोला निकाय की असाम्य अवस्था मतलब विस्फोटक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये अपने पास स्थैतिक कल्प प्रक्रम होता है किसी भी निकाय का। अगली बात करेंगे अपन, अगली यहां पे एक पढ़ेंगे समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल। सबसे पहले बात करेंगे आइसोथर्मल। ठीक है, समतापीय प्रक्रम। क्या बात करेंगे इसके अंदर? समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम क्या बोला जाता है? आइसो
थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? स्थिर ताप। सबसे पहली बात होती है, इसको पहले एक ही पॉइंट में समझना, यहां पे ताप को स्थिर रखा जाता है, मतलब ताप का मान स्थिर है भाई। समतापीय मतलब समान ताप, बराबर। तो एक ऐसा उष्मागतिकी प्रकरण जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत उष्मागतिकी निकाय का ताप नियत बना रहता है, ऐसा प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे सीधी सी बात बोली है कि भाई ऐसे प्रक्रम को लिया है, ऐसा उष्मागतिकी निकाय जिसका पूरा प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के अंदर ताप का मान समान रखा है या समान नियत है, तो वह ऐसा प्रक्रम अपने पास समतापीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे एक डेफिनेशन लिख देते हैं आइसोथर्मल की अपन, कि ऐसे प्रक्रम की बात की, ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मागतिकी निकाय संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा उष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया के निकाय की संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत उष्मागतिकी निकाय का ताप, निकाय की संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत निकाय के ताप का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। प्रक्रम कहलाता है। इसको अपन समझते हैं प्रैक्टिकल से कि भाई क्या है, ठीक है। चलिए अपन इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है अपने पास। ये एक निकाय है अपने पास, एक निकाय है, बराबर। एक निकाय है पूरा, ठीक है, ये निकाय है पूरा। ठीक है, ये निकाय है अपने पास। इसकी जो दीवारें है ना, ये दीवारें मैं चालक दीवार बना रहा हूं, इसको चालक दीवार बोलते हैं, चालक दीवार। ये चालक दीवार क्यों बनाई जाती है? क्योंकि निकाय के अंदर यदि कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वह चालक दीवार के साथ, ये टेम्परेचर के साथ एक साम्य अवस्था में बनी रहती है, ठीक है।
ठीक है। चालक दीवार क्यों बनाया? चालक दीवार से ताप का जो आदान प्रदान इस परिवेश के साथ होता रहता है, जिसके कारण ये जो निकाय होता है वह समतापी प्रक्रम समतापी बना रहता है। यदि पिस्टन की बात करेंगे, यदि इस पिस्टन को दबाया जाता है, मान लो ये पिस्टन है अपने पास ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ अपने पास गैस भरी पड़ी है, बराबर, ये गैस अपने पास भरी पड़ी है। यदि इस पिस्टन को ऊपर से दबाया जाता है, यदि पिस्टन को ऊपर से दबाया जाता है तो गैस के अणु आपस में टकराते हैं तो ताप बढ़ता है, और चालक की दीवार होने के कारण जैसे इस पिस्टन को दबाया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो गैस के अणु होंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वह क्या करेंगे? टकराएंगे। और यदि गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो एक टेम्परेचर बढ़ता है, भाई वहां पे तापमान जो होता है ना वह बढ़ने लगता है। अब तापमान बढ़ेगा, अपन ने क्या बोला, तापमान को तो नियत रखना है, और तापमान नियत रखने के लिए क्या करेंगे? जो दीवार बनेगी ना चालक दीवार, ये क्या करेगी? तापमान बढ़ने के साथ इस परिवेश के साथ इसको एक इक्वल टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगी, मतलब यहाँ पे समतापी स्थिति बनाने की कोशिश करेगी। इसलिए यहाँ पे, नहीं तो अपन रुद्धोष्म दीवार लगाते यदि अंदर के निकाय का टेम्परेचर चेंज नहीं करना है तो, लेकिन यहाँ पे निकाय का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, अपन को ताप स्थिर रखना है, तो बाह्य परिवेश के ये क्रिया करके ताप को स्थिर बनाता है। ठीक है। तो चालक दीवार होने के कारण हीट बाहर निकल जाती है। चालक दीवार होने के कारण जो हीट, जो टेम्परेचर बढ़ा है, ताप बढ़ा है, जो हीट होती है वह बाहर की तरफ निकल जाती है। क्लियर? यदि मैं पिस्टन को अब ऊपर की तरफ खींचते, यदि पिस्टन को सेकंड टाइम में एक बार दबाया, सेकंड टाइम में अपन क्या करेंगे? ऊपर की तरफ खींचेंगे, तब ताप का मान हो जाता है कम, लेकिन वहां पे वॉल्यूम बढ़ जाता है, बराबर, वॉल्यूम जो आयतन होता है वह बढ़ जाता है, तो बाहर से ऊष्मा अंदर आती है, जो बाहर से जो हीट होती है ना वह अंदर की तरफ आती है। तो ये दोनों अवस्थाएं होती है। कौन सी? ये दोनों अवस्थाएं होती है। लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा। दो स्थिति आती है टेम्परेचर की, एक तो ऊपर और नीचे करने पर, ऊपर करने पर T1 V2 और P2, और सेकंड है ताप, जिसमें ताप स्थिर रहता है TV1 और V2, और सेकंड में TV1 V1 और P1। जैसे मान लो एक बार नीचे की तरफ, मान लो ये स्थिति अपने पास, एक और बनाना पड़ेगा यहाँ पे, चलो अपन बनाया नहीं है, एक और, ये अपने पास साम्यावस्था स्थिति है। पहले पिस्टन यहीं पे था, पहले अपने पास पिस्टन यहीं पे था, तो एक बार तो इस पिस्टन को ऊपर से मैंने नीचे की तरफ बढ़ाया, जैसे नीचे बढ़ाया तो ताप अपने पास स्थिर रहा, V1 और P1, ये चेंजेज हुआ। ताप स्थिर क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? चालक दीवार, और अपन ने नीचे बढ़ाया तो तापमान जो होता है ना बढ़ता है, और तापमान बढ़ने के साथ ये चालक दीवार से होने के कारण ये क्या कहता है कि परिवेश के साथ साम्य अवस्था बनाए रखता है। दूसरी बार पिस्टन को ऊपर की तरफ किया, तब भी ताप अपना पास स्थिर है, और V2 और P2 वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है। तो यदि मैं पिस्टन की बात करूंगा, यदि यहां पे लिखते हैं अपन, यदि किसी निकाय के पिस्टन को दबाने पर गैस के अणु दीवारों से या आपस में टकराते हैं, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है, जिससे निकाय का टेम्परेचर जो होता है ना वह बढ़ता है, आयतन घटता है, आयतन घट जाता है, लेकिन निकाय की चालक दीवार होने के कारण परिवेश के साथ
परिवेश के साथ साम्य अवस्था में रहती है, साम्य अवस्था में रहती है। तापमान, जो ताप होता है ना, उष्मा, उसको बाहर की तरफ, हिट बाहर की तरफ निकल जाती है। उष्मा चालक दीवार, इससे उष्मा बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक है, ये अपन ने बात की, बराबर। और तीसरी सेकंड स्थिति में जहां पे टेम्परेचर तो T, जहां पर तापमान स्थिर रहता है, क्या रहता है? स्थिर। ठीक है, और सेकंड स्थिति अपने और एक और बात करेंगे, यदि निकाय के पिस्टन को ऊपर खींचने पर, ऊपर खींचने पर निकाय का ताप कम होता है, वह आयतन बढ़ता है। तो निकाय बाहर से ऊष्मा प्राप्त करता है, से ऊष्मा प्राप्त करता है, जिससे निकाय का ताप स्थिर रहता है, जिससे निकाय का ताप स्थिर रहता है। तो ये अपन ने निकाय की समतापी प्रक्रम के बारे में बात की है। इसके कुछ अवस्था समीकरण की बात करते हैं कि समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या होता है। तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या होता है। समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण, समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण, जो अवस्था समीकरण अपन पहले निकाल के आगे, बराबर। तो कितना आता है अपने पास? पीवी इक्वल टू नियतांक। यदि बोलेंगे कि जो पीवी इक्वल टू नियतांक कितना है अपने पास, ये बॉयल के नियम के अनुसार है ना। यदि अपन पहले भी पढ़ के आ चुके कि पीवी बराबर किसके होता है? नियतांक के। और पीवी बराबर नियतांक मतलब ये बॉयल के नियम से क्या लिखेंगे? बॉयल के नियम से, बराबर। यहां पे बॉयल के नियम से बात करेंगे। ये पीवी बराबर नियतांक हो गया। सेकंड बात करते हैं यहां पे, यदि आदर्श गैस समीकरण को लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे अपन? आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण को सब जानते हो कि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशंस। आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, बराबर। पीवी इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर टी। तो इसको अपन लेके चल रहे हैं फर्स्ट समीकरण। क्लियर? यहां पे दो बातें हो गई अपने पास। तो माना उष्मागतिकी की दो अवस्थाओं पर आयतन, दाब और ताप क्रमशः V1 और P1 से V2 P2 हो गया। अब ताप तो स्थिर है। यहां पे अपन ने क्या बोला इस निकाय के अंदर, उष्मागतिकी निकाय के अंदर, कि भाई ताप को यदि पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया गया तो भी ताप बढ़ा, लेकिन चालक दीवार से क्या हो गया? साम्य अवस्था। और यदि पिस्टन को ऊपर ले जाया गया तो ताप घटा, तो भी उसने निकाय के चालक दीवार से उष्मा को ग्रहण किया और ताप को साम्य अवस्था में ले आया। मतलब ताप कुल मिला के नियत है। तो इस उष्मागतिकी निकाय के आयतन और दाब में जो परिवर्तन होता है, बराबर। तो यहां पे लिखेंगे माना उष्मागतिकी की दो अवस्थाओं में परिवर्तन, माना
उष्मागतिकी निकाय की उष्मागतिकी निकाय की चर अवस्था आयतन व दाब V1 P1 से V2 P2 है भाई। लेकिन ताप तो भाई स्थिर है। अपन निकाय की बात कर रहे हैं तो अपन समतापी प्रक्रम पढ़ रहे हैं, और समतापी प्रक्रम में मैंने क्या बोला, तापमान स्थिर है, और दोनों निकाय की दोनों कंडीशन के अंदर बता दिया तापमान किस तरीके से स्थिर है। माना किसी क्षण उष्मागतिकी निकाय का दाब P और उसका आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन डेल V होता है, तो किया गया सूक्ष्म कार्य कितना होगा। तो अपन को एक वर्क निकालना है। यदि बोला गया कि निकाय का यदि दाब P है और उसमें जो आयतन चेंज हुआ है वह डेल V आयतन अपने पास चेंज हो गया है, ठीक है। यदि माना गया उष्मागतिकी निकाय किसी क्षण दाब P व आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन डेल V तो किया गया कार्य क्या होगा। W इक्वल टू, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू F मल्टीप्लाई टू L। ये अपने पास वर्क का फॉर्मूला होता है, बराबर। ये किसका फॉर्मूला होता है अपने पास, वर्क का फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू F इंटू L। यहां पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यदि F को रिप्रेजेंट करेंगे तो अपन को पता है कि भाई दाब का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू बल बट्टा क्षेत्रफल। तो वहां से F निकालेंगे तो फॉर्मूला कितना होगा अपन यहां पे लिखेंगे। यदि W का फॉर्मूला किया गया वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू विस्थापन। यदि अपन में यहां पे बात करेंगे दाब, सबसे पहले दाब की बात करेंगे तो अपन को पता है दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब P का फॉर्मूला क्या होता है, बल अपॉन क्षेत्रफल, बल बट्टा क्षेत्रफल। और बल बट्टा क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बल बट्टा क्षेत्रफल में F का मान यहां से निकालो, F का मान कितना आएगा। यदि यहां से F को डिनोट करने जाएंगे तो F कितना आएगा, P इंटू A। ये अपने पास मान आ गया, क्लियर। ये अपने पास आ गया। समीकरण को नाम दे दो थोड़ी देर के लिए, इसको फर्स्ट समीकरण नाम दे दो। ये ऊपर वाला फर्स्ट दे दिया ना, इसको सेकंड दे दो, कुल मिला इसको दे दो सेकंड और इसको दे दो थर्ड। यदि बोलेंगे समीकरण थर्ड का मान समीकरण एक में रखने पर कितना होगा आपके पास, W इक्वल टू पी ए इंटू एल। क्लियर। यहां पे बात करेंगे A इंटू एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A इंटू एल जो कर रहा है आयतन को, एरिया इंटू विस्थापन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयतन को। यदि मैं बोलूंगा यहां पे आयतन V, क्या बोलेंगे V। यदि यहां पे बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम, और V का फॉर्मूला होता है A इंटू एल। क्लियर। और इसी फॉर्मूले को यदि इस वाले समीकरण के अंदर, ऊपर वाले समीकरण के अंदर रखने पर क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू P इंटू V। क्लियर। क्या होगा अपने पास, P इंटू V। ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया, जो वर्क किया गया उस निकाय के द्वारा, और उस निकाय के द्वारा वर्क किया गया वो अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया। यदि सूक्ष्म कार्य किया गया तो सूक्ष्म कार्य के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे
अपन ने यहाँ पे लिखे चले कि भाई ये तो W इक्वल टू टोटल वर्क की बात की है। यदि मैं बोलूंगा यहाँ पे सूक्ष्म कार्य किया गया, यदि निकाय के द्वारा सूक्ष्म कार्य किया गया, और सूक्ष्म कार्य किए गए तो फॉर्मूला क्या होता था, डेल W इक्वल टू P इंटू डेल V, जो आयतन में परिवर्तन हुआ। ये अपने पास डेल W इक्वल टू P इंटू डेल V। यह परिवर्तन यदि बोला जाए अत्यंत अल्प है, बहुत कम है, बराबर, तो यहां पे अपन क्या लेके चल गए, यदि बोलेंगे यहां पे जो परिवर्तन हुआ है वह बहुत कम है, यदि परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, dW इक्वल टू P dV। इससे अपन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, इससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन। तो यहां पे जो परिवर्तन हुआ है वह अत्यंत सूक्ष्म है। आयतन का V1 से V2 होने पर किया गया कुल कार्य, यदि लिखेंगे आयतन का V1 से V2 होने पर कुल किया गया कार्य, आयतन का V1 से V2 होने पर किया गया कुल कार्य कितना होगा, V1 टू V2 dW। अरे लिमिटेशन यहां पे लगेगी, इसका डेरिवेशन यहां पे होगा। यदि बात करेंगे यहां से V1, ये लिमिटेशन लगाएंगे अपन कितना, V1 से V2, और कितना वर्क हुआ, PdV। लेकिन यहां पे अपन को पता है आयतन क्या है, सॉरी अपने पास प्रेशर क्या है, तो प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू बता रखा है यहाँ पे, तो P को लेंगे बाहर। यदि P यहां से बाहर आ जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, यदि लिखेंगे dW इक्वल टू P बार आ गया तो V1 V2 एंड dV। अपन एक बात करते हैं समीकरण पहले से। यदि समीकरण फर्स्ट में मैंने क्या बोला था कि एक आदर्श गैस समीकरण दिया था, समीकरण फर्स्ट यहां पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट में मैंने क्या बोला था, PV इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर टी। इसको रिप्रेजेंट किया था अपन ने, बराबर, PV इक्वल टू म्यू आर टी। यदि यहां से मैं P का मान रखूं तो P की वैल्यू यदि निकालने जाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, म्यू आर टी बट्टा V। P की जो वैल्यू आएगी वह अपने पास क्या आ जाएगी, म्यू आर टी अपॉन V। क्लियर। इसी वाली वैल्यू को यदि समीकरण सेकंड में रखने पर, इस मान को यदि अपन यहां पे रखते, ये मान लो फोर्थ वैल्यू है, समीकरण नंबर फोर्थ, और इस वैल्यू को इसके अंदर रखो। यदि P का मान लिखते हैं, P का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या वैल्यू आएगी, देखो यहां पे dW का जाएगा W इक्वल टू P म्यू आर टी अपॉन V। थोड़ी देर के लिए इसको लिख के चलते हैं dW, और यहां पे आ जाएगा V1 अपॉन V2 और dV। रिप्रेजेंटेशन अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, अपन ने यहां पे एक चीज कर ली, P को अपन पहले बाहर नहीं लेते, चलो अपन थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करते हैं। अपन ने यहाँ पे P को पहले ही बाहर ले लिया है, ये P को बाहर नहीं लेना, पहले बाहर मत लो इसको, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी इसको नंबर 4 दे दो, और ये जो समीकरण है ना अपने पास, इसको यहाँ पे रखो। इसको P को पहले बाहर मत लो, P को बाहर मत लो, अंदर ही रखो। V1 V2 P की जगह अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा म्यू आर टी अपॉन V dV, बराबर। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अभी बाहर लो, अभी जो वैल्यूज है, जो कॉमन वैल्यूज है उनको बाहर ले लो। यदि मैं कॉमन वैल्यूज की बात करूं तो dW इक्वल टू म्यू आर टी कॉमन है, V1 से V2, और अपने पास dV अपॉन V आ जाएगा। तो V इनवर्स का अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे V इनवर्स का क्या निकालना है अपन को,
वन बाई वी का क्या निकालना है अपन को, इंटीग्रेशन करना है, और वन बाई वी का इंटीग्रेशन करने के लिए अपन को पता है लॉग एक्स, यदि वन बाई एक्स का यदि इंटीग्रेशन डीएक्स के सापेक्ष करते हैं तो लॉग एक्स आता है, तो सेम कंडीशन यहां पे निकालेंगे, तो W इजिकल टू अपने पास आ जाएगा म्यू आर टी लॉग वी V1 टू V2, तो यहां पे बात है अपने पास 1 अपॉन एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है कितना आता है log x, तो सेम इंटीग्रेशन यहां पे अपन ने किया 1 बाई वी का किया, तो 1 बाई वी का कितना आएगा log v, एक बार अपन ने इंटीग्रेशन लिमिटेशन रखने, एक बार v2 रखो एक बार v1 रखते हैं, तो कितनी वैल्यू आती है v2 माइनस v1, तो यहां पे लिखेंगे w इक्वल टू म्यू आर टी, एक वैल्यू आ जाएगी log v2 माइनस log v1, ये क्लियर, बराबर। अपने पास क्या वर्क है, जो वर्क किया गया वह कितना आया म्यू आर टी लॉग v2 माइनस log v1, यहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा और करते हैं कि भाई log v2 माइनस log v1 का एक फॉर्मूला रहता है log v2 अपॉन v1, ये अपने पास एक फॉर्मूला रहता है। एक फॉर्मूला रहता है अपने पास, सूक्ष्म कार्य किया गया, सूक्ष्म कार्य का मतलब क्या होता है अपने पास, जो वर्क किया गया टोटल म्यू आर टी, इसका फॉर्मूला रहता है log v2 अपॉन v1, ये अपने पास एक लास्ट वाला फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, ये अपने पास लास्ट वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। यदि v2 ज्यादा है v1 से, दोनों कंडीशन देख ले, यदि v2 ज्यादा है v1 से तो हमेशा वर्क जो होगा वह धनात्मक होगा, और यदि v1 कम है v2 कम है तो वर्क हमेशा ऋणात्मक होगा, ठीक है। देखो यदि v2 का मान ज्यादा है तो छोटी संख्या का एक किसी में बड़ी संख्या में भाग देने पर वो हमेशा 1 ही आएगी, तो हमेशा यहां पे लिखेंगे अपन v2 यदि v1 से ज्यादा है तो जो वर्क होगा वह होगा धनात्मक, और यदि नीचे वाले v1 का मान ज्यादा है और ऊपर वाली संख्या का मान कम है तो भाग देते तो हमेशा चोटी आती है, तो यदि v2 लेस देन v1 है तो हमेशा जो वर्क होगा वह होगा ऋणात्मक, क्लियर। अपन ने दोनों चीजें यहां पे क्लियर कर ली है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।